बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक तरफ हुकूमत लोड शेडिंग के मामलात से निपटने की कोशिश कर रही है। जो डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी जानब महंगाई अपने उरूज की तरफ जा रही है और ईद की तातीलात हैं और आम आदमी सोच रहा है कि कैसे वो ईद की ख़रीदारी करे। तो ये तमाम मामलात जब चल रहे हैं, वहीं पे इस वक्त हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है। वो सहाफ़ी जिन्होंने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बहुत उनको खुल के खेलने के लिए एक पिच अवेलेबल थी और कुछ सहाफ़ियों को बिल्कुल वो जगह मुयस्सर नहीं थी, अब उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, क्या वाकई वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं? इमरान रियाज़ ख़ान जो इस वक्त जिन केसेस का उनको सामना है, क्या आइन और कानून के मुताबिक जो हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं उन हदूद को मलहूज़ रखते हुए सहाफ़त हो सकती है? क्या इमरान रियाज़ जिन केसेस को फेस कर रहे हैं वो आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरा है ये सारा मामला, या आज़ादी राय उनकी जो एक ज़ाती राय है वो क्या है? फिर एक सहाफ़ी जब वो एक्टिविज़म करना शुरू हो जाता है, वो एक्टिविस्ट बन जाता है, तो फिर वहाँ पर सहाफ़त के लिए क्या लाइंस तय करनी है और ये लाइंस किसने ड्रॉ करनी है, ये इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। आज हमने भी सोचा कि देखें कि इमरान ख़ान साहब की जब हुकूमत थी तो इमरान रियाज़ जैसे बहुत सारे सहाफ़ी दूसरों को गद्दार कह रहे थे, दूसरों के लिए हुब्बुल वतनी के सर्टिफ़िकेट कभी ले रहे थे, कभी दे रहे थे, बहुत सारे फतवे दे रहे थे और हर वो बात कर रहे थे जिसमें ना तो ज़ातियात को मलहूज़ रखा जा रहा था, ना किसी के किसी शोबे को, ओहदे को मलहूज़ रखा जा रहा था, जो उनके मन में आ रहा था वो कह रहे थे। तो आज जब उन सहाफ़ियों को कहीं रोका जा रहा है और हुकूमत ये दावा करती है कि कानून और आइन में जो हद मुकर्रर है कि ये वाली ऐसी लाइंस हैं जिनको आप अबूर नहीं कर सकते और आज़ादी राय या आज़ादी इजहार के लिए ये एक हद है, इस हद से आगे जाना गैर कानूनी है और ये गैर कानूनी जो काम हुआ है उसके बाद इमरान रियाज़ इन केसेस से निपट रहा है। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत इसको हैंडल कर रही है, जैसे उनकी गिरफ़्तारी हुई और ऐसे लोगों को जैसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, उसका इस माशरे पर इम्पैक्ट क्या बनेगा? क्योंकि हमने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में देखा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना था हुकूमत की तरफ से, और फिर एक ऐसा इलाज ढूंढा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कि उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम ऑफ मीडिया बनाया। उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स और ऐसे लोगों को पिक किया और उनको ऐसा वो कहते हैं ना लाइम लाइट में लेके आए, और जो सहाफ़ी थे, असल सहाफ़ी, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बार बार सवाल उठा, उनको लफाफा कहा गया, उनको फेक कहा गया, और ये सब कहने के बाद ज़ाहिर है क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मायनात सहाफ़ी इदारों से बाहर निकले और फिर उनको कोई हायर नहीं कर रहा था। तो उस वक्त आज़ादी सहाफ़त के लिए ना तो सदर मुमलकत साहब को कभी कोई इशू हुआ, अबसार आलम साहब के ऊपर हमला हुआ, सतूर साहब पे हमला हुआ, आसमा शराजी साहिबा के घर में लोगों ने घुसने की कोशिश की, हामिद मीर साहब जो हैं उनको जिस तरह से ट्रोल किया गया, उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चली, तलत साहब को वहाँ से निकाला गया अपने इदारे से जिस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें PTI के ज़माने में हुई। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के लिए मौक़िफ़ कुछ और था, आज उनका मौक़िफ़ कुछ और है। तो क्या सियासी जमातें किसी उसूल की बुनियाद पर आज़ादी इजहार राय की हामी हैं या नहीं, ये वो सवाल है जो हम अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने रखेंगे। ये एक बहुत ही थोड़ी सी आप कह लीजिए कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इमरान रियाज़ वॉज अ वेरी गुड रिपोर्टर, वो बड़े ब्रिलियंट रिपोर्टर थे, क्राइम रिपोर्टिंग उन्होंने की, लेकिन फिर वो जब एंकर बनने के बाद उनका जो पूरा का पूरा आप कह लीजिए सहाफ़त का जो काम था वो सारा का सारा एक मखसूस जमात के ख़िलाफ़ हो गया और एक मखसूस जमात के हक़ में हो गया। तो क्या वो एक्टिविस्ट हो गए हैं? जब आप एक्टिविस्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सहाफ़त क्या होती है? और आज हमने देखा कि फ़हाद हुसैन साहब जिन्होंने एज़ एडवाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को ज्वाइन किया है, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो ये सारे मामलात किधर जा रहे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं जी अम्मार मसूद साहब, पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत खूबसूरत कॉलम लिखते हैं। अम्मार साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ तजियाकार जागम खान साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट अंबर शमसी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया।
अमार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। तमहीद मैंने थोड़ी सी लंबी बांधी क्योंकि मामला ऐसा है कि हम ख़ुद भी मतलब सहाफ़ी परेशान हैं कि किस चीज़ को आज़ादी सहाफ़त पे हमला समझना चाहिए और कहाँ पे सहाफ़त की आज़ादी की हद मुकर्रर होगी और कौन करेगा। बिलखुसूस इमरान रियाज़ के केस में आप किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमत ने सही हैंडल नहीं किया क्योंकि वो एक तरह से उनको ऐसा हीरो बना दिया गया है जो शायद उनको नहीं बनना चाहिए था? आपने अपने इंट्रोडक्शन को तमहीद कहा और कसरे नफसी से काम लिया। ये तमहीद नहीं थी, काफ़ी तफसील थी। और इसमें दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा। आपने बहुत सारे मौजूदात इकट्ठे छेड़ दिए। एक तो आपने सहाफ़त, दुरुस्त सहाफ़त और इमरान रियाज का केस, और फिर जो सहाफ़ी गुज़िश्ता अरसे में बेरोज़गार रहे, ख़तरात का मुकाबला करते रहे, ये 3-4 मौजूदात हैं। इमरान रियाज साहब के हवाले से पहले बात करते हैं। पहली बात तो ये है, किसी शख्स को भी सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अताब नहीं आना चाहिए कि वो सवाल करता है और उसकी सोच दूसरों से मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल आज़ादी इजहार के खिलाफ बात है। ये बिल्कुल, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर शख्स को सवाल करने का, और ये हम इस कॉम्प्लिकेटेड डिबेट में पड़ जाते हैं कि वो सहाफ़ी थे, एंकर थे, ये वो, लेकिन इस सबको पसे पुश डाल के अगर कोई शख्स सवाल करता है, इस जमूदज़दा माशरे में कोई आवाज़ उठाता है, तो उसको निशाने इबरत नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब उस बात पर आ जाते हैं कि इमरान रियाज साहब का कंडक्ट माजी में क्या रहा है। उनका कंडक्ट ये रहा कि अफसार आलम को गोली लगी तो उन्होंने उसको ड्रामा करार दिया और उसका तमस्खुर उड़ाया। मतीउल्लाह जान अगवा हुए तो उसके ऊपर भी उनके तौहीन-आमेज़ ट्वीट मौजूद हैं। असद तूर को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के अवाम, बल्कि सारी दुनिया से आज़ादी इजहार का और प्रेस फ्रीडम के हक में बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह बात की है। एक मिसाल नहीं है, अहमद नूरानी है, उमर चीमा है, और फिर जो लोग नौकरियों से गए वो तो उनकी तो बहुत तवील फहरिस्त है। तो वो कहलाता है उनका कंडक्ट बिल्कुल उन मामलात में दुरुस्त नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सहाफ़ी जो गुज़िश्ता दिनों अताब का शिकार भी रहे और जिसमें वो जो धमकियां भी सहते रहे, अगवा के मुकदमात उन पे अगवा भी किए गए, उन सब ने बड़े समझदारी के साथ इमरान रियाज के बिला जवाब, अगर उन्हें बिला जवाब गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाई और इस अमल को काबिल मुज़म्मत करार दिया, जो कि बहुत। अब आपने कहा कि सहाफत की बाउंड्री लाइंस क्या है। देखिए, अब हमारे माशरों में अलमिया ये है कि हमने ये बाउंड्री लाइन क्रिएट की हुई है, और एक नहीं, एक से ज़्यादा एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें सवाल करने की ममानियत है। जब आप सवाल नहीं कर सकते तो ये ना सिर्फ कि आज़ादी इजहार के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है, बल्कि इससे माशरे में तशद्दुद, इससे माशरे में इंतशार और इससे माशरे में नफरत पैदा होती है। क्योंकि जब आप डायलॉग नहीं कर रहे होते, डिबेट नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को दलील से कायल नहीं कर रहे होते, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स अपनी राय को अटल और हतमी समझता है, और फिर आपके पास हल ये रह जाता है कि आप तलवारें सौंध लें या बंदूकें निकाल लें। ये कोई तरीका नहीं है। कोई माशरे में, किसी भी सोसाइटी में कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए कि जहां पर सवाल करने की ममानियत हो, सवाल करने पे कतरानी हो। हमारे अमार साहब, आपने अपनी पूरी बात में सवाल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अंबर, जो सवाल करना तो जाहिर है सहाफ़ी का वो है, मैं अंबर की तरफ भी लेके जाऊंगी, लेकिन अगर जैगम साहब पहले आप इसका जवाब दे दीजिए कि सवाल करने का एक, आप कह लीजिए कि एक प्रिविलेज होता है सहाफ़ी के पास, उसका काम ही सवाल करना है, और अगर पिछले दौरे हुकूमत में वो सवाल जो पसंद नहीं थे उन लोगों की ज़बान बंदी हुई, और आज की हुकूमत में वो सवाल जो आज की हुकूमत को पसंद नहीं है वहाँ पे ज़बान बंदी होगी, या किसी किस्म की कोई कार्रवाइयाँ होंगी, या बाउंड्रीज़ जो हैं वो हम अपनी मर्ज़ी
के शख्स के लिए तब्दील करेंगे, चाहे उसके लिए बढ़ा देंगे, चाहे उसके लिए कम कर देंगे, तो इसका मतलब है कि उसूल पीछे रह जाएंगे। यही होगा? यही हो रहा है तंजीला। लेकिन देखें, ये जो जर्नलिज्म का और मीडिया का सेक्टर है, इसमें एक से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, इसमें मीडिया हाउसेस के ओनर हैं या मीडिया हाउसेस हैं, इसमें गवर्नमेंट है और इसमें कॉरपोरेट सेक्टर है। हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम अपने असूलों पर खड़े होते हैं और हमारे असूल हमें बाज़ औक़ात हमें अपने मीडिया हाउसेस से भी अलग करते हैं। हुकूमत के साथ तो हर वक्त हमें एक झगड़ा और तसादुम की सूरत इसलिए नज़र आती है कि हमारा बुनियादी काम, सबसे अहम काम हुकूमतों को अकाउंटेबल बनाना है। फिर आज के दौर में जो कॉरपोरेट सेक्टर का वेट है और वज़न है, जो पाकिस्तान में भी अब आपको बहुत नज़र आना शुरू हो गया है कि वो ताकतवर सेक्टर, प्रॉपर्टी के सेक्टर और दूसरे सेक्टर, वो मीडिया हाउसेस को भी इन्फ्लुएंस करने शुरू हो गए हैं और जर्नलिस्ट को भी। हमारा काम अपने असूलों के साथ खड़ा होना है, वो असूल जो तब्दील नहीं होते। जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स, जर्नलिज्म के वो असूल जो हम सहाफ़ियों के तौर पर हमें अपनाना होते हैं, तो जर्नलिज्म को तमाम फ़िल्टर्स से गुज़रना होता है और उन फ़िल्टर्स से गुज़र कर ही जर्नलिज्म अच्छी जर्नलिज्म बनती है। कुछ बातें असूली हैं, कुछ बातें प्रोफेशनल हैं, जिन पर तनकीद की जाती है, जिसकी बुनियाद पे किसी जर्नलिस्ट को अच्छा या बुरा कहा जाता है। सही। कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो है वो कानून की बाउंड्री भी क्रॉस कर सकता है, उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए कानून के ज़रिए। मसलन पाकिस्तान में कुछ लोगों ने डेफेमेशन की दुकान खोली हुई है। बदकिस्मती से इमरान रियाज साहब भी उन लोगों में से शामिल थे, जो 6 साल से जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और एक पूरी फौज तैयार हो चुकी, जिसमें अभी तक एक बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई के सपोर्टर्स की है। लेकिन पीटीआई तक तो ये मामला जो है वो महदूद रहने वाला है नहीं। अब देखिए, ये एक मुख्तलिफ हुकूमत आई है तो इसके सपोर्टर जो हैं वो क्या किस तरीके से जोर पकड़ते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक इसकी करेक्शन करें। अमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या इसकी जो हैंडलिंग कर रही है वो आपके ख्याल में ठीक है? उनको उसूल वज़ा करने चाहिए थे, वही उसूल जो आपके आइन और कानून में हैं, और सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड उन्हें कहना चाहिए था कि जो जो ये करेगा उसके साथ ये होगा, या पर्टिकुलरली उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करना जो बहुत ज़्यादा प्रो पीटीआई थे? ये कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, जिस तरह उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक पुलिस से फारिग होते हैं तो दूसरी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, दूसरी से फारिग होते हैं तो तीसरे थाने वाले एफआईआर लेकर पहुंच जाते हैं। ये कोई अच्छा कंडक्ट नहीं है। और माजी में हमने देखा कि जिन सहाफ़ियों को ने गद्दार डिक्लेयर किया, एक बाकायदा पॉलिसी के तहत जिन्हें मारा पीटा गया, जिन पे कातलाना हमले हुए, वो इस माशरे के सबसे बड़े हीरो बन गए। और इस तरह इमरान रियाज साहब, अगर आपके खिलाफ, आपके पास कोई कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनके खिलाफ कुछ है तो तमाशा ना करें, ड्रामे ना करें। उनके ऊपर जो दफा लगती है, उनको वकील का हक मुयस्सर होना चाहिए। उनको अगर गिरफ्तार आप करना है तो आपके तमाम कानूनी और आईनी लवाजिम पूरे होने चाहिए उनकी गिरफ्तारी के लिए। ये दलील काफ़ी नहीं कि वो एक खास जमात के नजरिए के साथ मुत्तफिक है और इसकी बिना पर किसी शख्स को, किसी इंसान को, ये इंसानी की खिलाफ वर्जी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ जर्नलिज्म की बड़ी क्लीशे डिबेट इस हिसाब से है। देखिए, हम सारे लोग जितने इस शो में मौजूद हैं इस बात के कायल हैं कि किसी भी सहाफ़ी को सवाल करने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन इसी मुल्क में हमने देखा कि एक चैनल के चीफ एडिटर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, अखबार के चीफ एडिटर को हमने 10 महीने जेल में रखा और कोई सबूत, कोई कुछ नहीं निकला। तो हम एक बड़ी हॉस्टाइल सिचुएशन में हैं और सहाफ़त के हवाले से इस हॉस्टाइल सिचुएशन के अंदर अपने नर्व्स को कायम रखना, अपने असूलों पर साबित कदम रहना अगरचे मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी कायम रहना। अच्छा, ये अहम नुकात हैं। मैं चाहूँगी कि अंबर जो हैं वो इसका तफसील से जवाब दें, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है तो मैं अंबर की तरफ ये सारा मामला लेके जाऊँगी। जी, जो सबसे बुनियादी नुकता ये भी है कि जब किसी सियासतदान के ऊपर भी ऐसे
कोई इश्यूज आते हैं तो कोई बिल्कुल अनोनिमस लोग आके FIR कटवा देते हैं। अगर रियासत को मसला है तो फिर रियासत को खुद उसकी जिम्मेदारी लेके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 10-20 FIR कभी किस शहर में कभी किस शहर में, तो ये ट्रेंड किधर लेके जाएगा सारी सिचुएशन को, कुछ इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अंबर, ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे कि नून लीग इमरान रियाज के केस को किस तरीके से हैंडल कर रही है। पिछली हुकूमत से सहाफ़ियों को यही गिला था, और अगर वैसे ही एपिसोड्स इस हुकूमत में भी हमें नज़र आएंगे तो फिर सियासी जमातों का आज़ादी सहाफ़त पे उसूल क्या है आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ तक मुझे नज़र आया है, और ये कई सालों से है, कोई नई बात नहीं है, कि सियासी जमातों का यही उसूल है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय के बहुत वो प्रचार करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसकी तशहीर करते हैं और हिमायत करते हैं, उन सहाफ़ियों पर के साथ अपना हिमायत का इजहार करते हैं जो उस वक्त हुकूमत जो अप्रेस कर रही होती है, जो केसेस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे खुद हुकूमत में आती है तो उन सहाफ़ियों पे केसेस होते हैं, उन सहाफ़ियों पे सख्ती होती है जो नाक़िद होते हैं। तो ये कोई एक सियासी जमात की बात नहीं है, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें कुछ ऐसी हैं, और कुछ सियासी जमातें शायद ज़्यादा मेरे ख्याल में तनकीद को बर्दाश्त कर सकती हैं, कुछ थोड़ी कम, लेकिन कमोबेश यही उसूल नज़र आता है। जहाँ तक हम कह सकते हैं कि इमरान रियाज खान का केस है, बहुत मुझे लाख एतराज़ हो सकता है और है उनके नज़रियात पर, जिस तरीके से उन्होंने हामिद मीर को मिसाल के तौर पर गद्दार करार दिया, नूर मुकद्दम को जिस तरह से उनके वालिदैन को कितनी तकलीफ पहुँचाई उसके किरदार कुशी करते वक्त, और दीगर बहुत सारे ऐसे साथी, मतीउल्लाह जान हो गया, सदरी तूर हो गया, अबसार आलम, जिन पर हमले हुए थे और उसकी भी तस्दीक की थी। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जो कानूनी रास्ता अपनाया गया, जिसमें बहुत शकूक व शुबहात हैं, वो उसूल भी गलत है, वो तरीक़ाकार भी गलत है। मिसाल के तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि जो FIRs हैं उसमें कोई तफसीलात नहीं बयान की गई कि किन पोस्ट पर एतराज़ है, और मुतादिद इस वक्त FIRs उनके खिलाफ दर्ज की गई हैं, मुख्तलिफ ज्यूरिस्डिक्शंस का इशू क्रिएट किया गया है। और ये वही तरीक़ाकार है, जहाँ तक मुझे याद है जब सदरी तूर के खिलाफ भी उनके हमले से कबल जब उन पे केसेस फाइल हो रहे थे, तो यही तरीकाकार उनको तंग करने के लिए और हिरासा करने के लिए था। बाकी बात यह है कि अबसार आलम का भी केस है कि वो भी मुख्तलिफ अदालतों में कभी किसी शहर दूसरे शहर, एक से दूसरे शहर तक फिरते रहे, तो उस पर भी एतराज़ था और अब भी एतराज़ है। अच्छा, ये बड़ा वेग है जो आप कह रही हैं कि इस तरह से वेग किस्म की FIR, तो आपके ख्याल में रियासत को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? अगर कहीं पे गैर कानूनी काम हुआ है तो आप आए सामने कहें जी कि ये नहीं आप कर सकते। देखिए, वेग का मतलब ये होता है कि इसमें ये बताया गया कि कौन से ऑफेंसेस हैं मिसाल के तौर पर, और मगर ये नहीं बताया जाता किस पोस्ट की बुनियाद पर ये इस किस्म की FIRs दर्ज की गई हैं। और ये सिर्फ इमरान रियाज खान के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ और एक्टिविस्ट के साथ यही होता है कि केस लाने के लिए और ये एक बज़ाहिर बताने के लिए कि हम कानून के मुताबिक उनसे निमट रहे हैं, उन पर हमला नहीं कर रहे, उनको उठा नहीं रहे, ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं जो मेरे ख्याल में आपका जो केस है उसको कमज़ोर करते हैं। आपको लगता है कि इमरान रियाज खान ने कुछ जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो नामालूम अफराद क्यों ये केसेस दर्ज कर रहे हैं, और अगर आपके पास केस मजबूत नहीं है तो फिर यही होगा, यही एक इल्ज़ाम आयद होगा। ठीक है, अमार साहब क्या कहेंगे आप जो अंबर बात कर रही हैं, इसका हल क्या होना चाहिए? क्योंकि आइन और कानून तो लिखा हुआ सारा कुछ, इसके बावजूद भी हम हर मसले के लिए बार बार अदालतों की तरफ भाग रहे हैं, हर मसले के लिए, तो हल क्या है आपके ख्याल में? देखिए, जैसे गुफ्तगू हो रही है, हम तो आजकल कौमी नौइयत के मामला जो पार्लियामान में डिस्कस होने चाहिए उनके लिए भी अदालतों में भाग रहे हैं। हलफ किसने लेना है किसने नहीं लेना है ये भी अदालतें फैसला कर रही हैं, तो सहाफत भी मेरे ख्याल है उसी जुमरे में आ जाए तो कोई हल नहीं है। लेकिन हल इसका यही है, और जैगम ने जिक्र किया था उसका, बेसिकली डेफेमेशन लॉज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, हेट स्पीच के हवाले से कवानीन तो मौजूद है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है। किसी शख्स के ऊपर आप बहतान नहीं लगा सकते, किसी शख्स के खिलाफ आप नफरत भरा ट्वीट नहीं कर सकते,
आप किसी शख्स की किरदार कुशी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें बात है, और यही हमने देखा जैसे इंग्लैंड में हमने देखा कि AR वाहिद जो है, और इसी वजह से कि वहां पे ये कवानीन है। अगर पाकिस्तान में ये कवानीन होते तो हमारी तो सियासी तारीख ही गुज़िश्ता 6-7 साल की बिल्कुल मुख्तलिफ होती। बहुत सारे लोग जो सीनियर एंकर बने हुए हैं। ज़ैगुम साहब, आप क्या हल तजवीज़ करते हैं? क्योंकि वो अब जितना डिस्कोर्स ख़राब हो गया है, जिस कदर झूठ और झूठों का पलंदा और दोहरे मीनिंग की बातें करना और ये सब कुछ इतना पॉपुलर है, इतनी रेटिंग है कि कभी आप कह रहे हैं कल क़यामत आ रही है, तो ऐसे लोगों को हमने अपना मतलब ओपिनियन मेकर और हीरो बना दिया है। तो क्या हल है, निकलें कैसे अब इस भंवर से जो हमने खुद क्रिएट किया है? देखिए, मुख्तलिफ लेवल के ये मसले हैं ना, और मुख्तलिफ लेवल पर इसको हल करना है। एक तो पॉलिटिकल साइड है, और वो मसला है जो पॉलिटिशियंस ने पैदा किया हुआ है और पॉलिटिशियंस ने हल करना है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो गद्दारी खेली जा रही है, जिस तरह से इमरान खान साहब अपने तमाम मुखालिफिन को गद्दार करार दे रहे हैं, और अब हुकूमत ने गद्दारी के जो मुकदमात हैं वो दर्ज करने शुरू कर दिए हैं उन लोगों से जिनको उनके मसले हैं, जिनसे उनको प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी इमरान रियाज का मसला हमें नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो जुडिशरी का यूज़ है या लॉ इन्फोर्समेंट का यूज़ है, उन मसाइल को हल करने के लिए जिन मसाइल का ताल्लुक अदलिया से नहीं है, ये भी हमारी पुरानी प्रैक्टिस है, मुसलसल चली आ रही है, पिछली हुकूमत कर रही थी। अब ये भी नए नए उस मैदान में आ रहे हैं कि इस तरह के मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं और मीडिया ट्रायल भी कर रहे हैं, बजाय इसके कि प्रॉपर जुडिशल ट्रायल करें लोगों का, और उस ट्रायल के ज़रिए से साबित करें कि जो इल्ज़ाम लगा है वो ठीक है या नहीं है। लेकिन साइड बाय साइड या अच्छा, कुछ और केसेस भी क्योंकि पाकिस्तान में खुल रहे हैं, तो ब्रीफली कुछ उन केसेस का भी हम अहवाल आप लोगों से पूछेंगे जी। जैसे साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, और फराह गोगी साहिबा के हवाले से तो कुछ उसका भी पूछेंगे कि हुकूमत कैसे हैंडल कर सकती है, और खान साहब का बयानिया जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। ब्रेक के बाद उससे बात करते हैं जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कुछ और केसेस भी हैं, कुछ हमने इमरान रियाज और ओवरऑल जो इस वक्त सहाफ़त को चैलेंजेस हैं उनकी बात की है। ज़ैगुम साहब, बहुत सारे केसेस के लिए बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारे दावे मुबैना करप्शन के, और हम पिछले दौर में भी ये देखते रहे कि वो आके कहते थे अरबों खरबों की टीटीज़ हैं, ये है वो है, और फिर लोगों को पकड़ते थे, जेलों में डालते थे, साबित कुछ नहीं हुआ। और अब तो वो मान भी रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब का केस जो है वो गलत था। तो अब की हुकूमत को करना क्या चाहिए? ये रस्म चल पड़ेगी? अब हम सुन रहे हैं चेयरमैन नैब के जो मुबैना करतूत, जो वो ख़वातीन आके, ज़ाहिर है कोई खातून इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कर सकती है, और वो खातून तो पहले भी बोल रही थी। तो किस तरफ जाएंगे ये सारे मामलात? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चेयरमैन नैब साहब हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। ये मसला सिर्फ एक आदमी एक खातून का नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत ख़वातीन की अदालत में है। पाकिस्तान की रियासत के आला तरीन ओहदेदारों ने एक खातून के साथ ये कुछ किया, सिर्फ एक खातून के साथ नहीं किया। अब ये मामला पाकिस्तान की सब ख़वातीन को मालूम है। ये कोई क्राइम ऑफ पैशन नहीं होता, ये क्राइम ऑफ पावर है, ये सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म है। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान की नौजवान ख़वातीन के जहनों पर इसका क्या असर पड़ा होगा। अगर एक खातून एक 70 साल के जस्टिस के पास दाद रसी के लिए नहीं जा सकती, तो क्या वो 30 साल के सिविल जज की पास जा सकती है? क्या वो थानेदार के पास जा सकती है? असिस्टेंट कमिश्नर के पास जा सकती है? वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हुए क्या सोचेगी? वो अपने हक लेने कैसे जाएगी? वो सर्विसेज को कैसे एक्सेस करेगी? वो जॉब के लिए कैसे जाएगी? रियासत और ख़वातीन का जो ताल्लुक होता है, उसमें जो एतमाद होता है, इस केस ने उसको मजरूह किया है। इस वक्त ओनस पाकिस्तान की स्टेट पर है और उन इदारों पर है जिनसे इन साहब का ताल्लुक था। पाकिस्तान की हायर जुडिशरी पर है कि वो अपने आप को क्लीन करें, इस काली भेड़ को लटकाएं, ताकि पता चले कि बाकी भेड़ें सफ़ेद हैं, ताकि पाकिस्तान की ख़वातीन को, पढ़ी लिखी ख़वातीन को, ख़ास तौर पर जो यंग बच्चियां हैं, उनको एतमाद हो
कि ये वन ऑफ इंसिडेंट था। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत के तमाम दफ्तरों में ये कुछ हो रहा है और उनको घर से बाहर मेरा निकलना ख्याल है ये उनके पूरी लिए जुडिशियल जो फ्रेटर्निटी है उसके ऊपर भी, उनकी भी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमार साहब। इस केस के अलावा फराह गोगी, बुशरा बीबी साहिबा की मुबैना ऑडियोज़, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत कुछ साबित करेगी और पिछला जो एक रवायत एक चल रही थी कि सिर्फ इल्ज़ामात लगाना, लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना, ये उसको कहीं ख़त्म कर पाएगी? क्योंकि कह रहे हैं ये ज़बानी कलामी की हम विक्टिमाइजेशन नहीं करना चाहते। थोड़ा सा मैं जैगम की बात में ऐड जरूर करूँगा। उन्होंने फरमाया कि ये खवातीन का और पाकिस्तान की खवातीन का मसला है। मेरे ख्याल में ये जो चेयरमैन नैब वाला मामला है ये सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं है, इस पे पूरे निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। ये मसला सिर्फ जिन्स की बुनियाद पर डिस्कस नहीं हो सकता, ये मसला सियासी भी। हमने देखा कि एक शख्स की इस तरह नाजेबा वीडियो पकड़कर उसके बाद जो अवामिल हुए कि किस तरह, और अगर वो उस खातून का आप इंटरव्यू सुने तो जिस तरह टेलीविजन पर वो चलाया गया, 45 दिन वजीर आजम हाउस में रखा गया, तहरीक इंसाफ के किसी केस को सामने नहीं आने दिया गया, मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को भेड़ बकरियों की तरह जेल में घुसाया गया। तो ये बहुत तकलीफ दे मसला है और अलमिया ये है कि ये उस जमात की तरफ से ये सब कुछ हुआ जिसकी सरबराह कलमा तैयबा से कम बात ही नहीं करते। ये सब कुछ उनकी सरबराही में हुआ, उनके सामने ये सारे शवाहिद मौजूद थे और उनके घर में, प्राइम मिनिस्टर हाउस उनका घर है, वहां पर उन्हें 45 दिन रखा गया। प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें होती रही, जो उनकी हालत ज़ार थी वजीर आजम इमरान खान उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। तो ये मसला जो है इससे इस तरह की, फिर हमें ये भी समझना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में ये जो नाजेबा वीडियोस के हवाले से हमें दो वाकयात का बड़ा पता है कि एक तो जज अरशद मलिक को भी इसी हवाले से ब्लैकमेल किया, उनसे फैसला क्या किया गया, एक हुकूमत तलपट करा दी गई और एक शख्स का जाती कंडक्ट था जो कि गलत था अखलाकी तौर पर, लेकिन ये रियासत का मामला नहीं था, ये उस शख्स का जाती और जो दूसरा शख्स उस पर शामिल था। हमने हमेशा, देखिए अजीब माशरे में हम रहते हैं कि जिस शख्स की वीडियो आ जाती है बाकी सारे दीनदार बन जाते हैं और उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ा अलमिया है। हमारे पास 2 वीडियोस हैं जिनके हमने सबूत देखे और उसके नुकसानात भी देख लीजिए। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस माशरे में कितने जजेस ने इस तरह की वीडियोस देखकर क्या क्या फैसले दिए होंगे और उनकी खबर हमें नहीं हुई। कितने ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो फाइलों पर साइन करते हुए कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, कितने सहाफी होंगे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर सवाल उठ गए हैं। अंबर, अब इसका हल क्या है आपके नज़दीक? क्या करे हुकूमत, क्या करे? क्योंकि समहाउ इमरान खान साहब पहले ये नैरेटिव बना चुके थे कि मुझे विक्टिमाइज किया जाएगा, मेरे हलीफों को जो है वो विक्टिमाइज किया जाएगा, मेरे जो साथ के लोग हैं वो केसेस का सामना, मेरी बेगम, उनकी दोस्त, सब कुछ। तो नैरेटिव तो पहले वो बना चुके हैं। देखिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब को मालूम था कि जब ये यूनिटी गवर्नमेंट आएगी, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो अफवाहों के हद तक था, और ये जस्टिस जावेद इकबाल का जो केस था, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता था। वो वीडियो भी सामने आ चुकी थी, उस पर कुछ हद तक बात होती थी, लेकिन ज़ाहिर है कुछ हुआ नहीं उसका। ये एक मिसाल है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत सारे ऐसे केसेस था जिनके, मिसाल के तौर पर मालम जब्बा का केस हो गया या और दीगर केसेस हैं, फराह गोगी या पंजाब में जो कुछ होता रहा, ये अफवाहों के हद तक है। अब अफवाहों से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अच्छी सहाफत हो सकती है, दूसरा अच्छी तहकीकात हो सकती है, ठोस तहकीकात हो सकती है, जो इसको जो मैं कहूँगी कि जब पहले करप्शन के केसेस थे जहां हमने देखा कि पहले जेल में डाला गया था और फिर बाद में जब बेल के लिए अपील की तो फिर अदालतों ने उन केसेस को रद्द कर दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे हल क्या है, ये तासुर खत्म करने के लिए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसके लिए पहले केस अच्छा सॉलिड होना चाहिए। उस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे जावेद इकबाल जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कहते थे कि मैं फेस नहीं देखता, केस देखता हूं, लेकिन यहाँ तो उलट निकला। और मैं इसको जरूर कमेंट करना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि यही एक खवातीन जो बार बार कहती हैं, जो औरत मार्च
में हर साल मार्च करती हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं, उसको बिलिटल करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि जब औरतें इंसाफ के लिए जाती हैं, काम करने के लिए जाती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जाती हैं या सड़क पर चल रही हों, तो उनको इस किस्म की हर सतह पर हिरासती का सामना करना पड़ता है। कितने अफसोस की बात है कि एक इतना ताकतवर आदमी है जिसको हम कह सकते हैं जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की कमीशन के भी सरबराह रह चुके हैं और फिर करप्शन के केसेस देख रहे थे, वो खुद कितने मॉरली करप्ट निकले और उस पे जैसे मैंने कहा था अफवाहें और बातें तो चल रही थी। लेकिन अब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो सर्वाइवर्स अब सामने आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि दो सर्वाइवर सामने आए। इससे मेरे ख्याल में इससे बड़ी आपको बड़ा ये आपको भी अच्छी तरह पता है, तंजीला आपकी खातून है और आप भी फेस कर चुकी हैं, मुझे भी पता है कि कितने करेज चाहिए होता है कि आप पब्लिकली ऐसी बातें करें क्योंकि आपके किरदार पर थैंक यू अंबर, सॉरी वक्त बहुत कम है और ये गुफ्तगू ऐसी कि इसको बहुत एक और नशिस्त की ज़रूरत है। सो वादा रहा आप लोगों के साथ दोबारा इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। ये स्पेशली जो चेयरमैन नैब का मामला है, जैसे अम्मार साहब ने कहा पूरे इंसाफ के निज़ाम पर सवाल है और जैसे ज़ैगुम साहब और अंबर कह रहे हैं कि रियासत को अब इस मामले को एक प्रेसिडेंट के तौर पर सेट करना है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अच्छी ईद मनाइए, लेकिन कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।